ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास, आज का हमारा ये टॉपिक है। और ये टॉपिक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली +2 की परीक्षा राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रमुख रूप से हर वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशंस का भी एक प्रमुख राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में और मौखिक मूल्यांकन के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स के ऊपर, विषयों के ऊपर उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ द कोल्ड वार, शीत युद्ध की उत्पत्ति तथा विकास। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध, कोल्ड वार एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस शीत युद्ध या इस कोल्ड वार के चलते पूरी दुनिया एक लंबे समय तक परमाणु युद्ध के खतरे में जीती रही। इस बात की एक लंबे समय तक इस बात की खतरा था, ये पूरी संभावनाएं थी कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो चौथा वर्ल्ड वार तीर कमान से लड़ा जाएगा। दोनों ही महाशक्तियां USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रसिया, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी आमतौर पर जिसे अमेरिका बोला जाता है, इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते परस्पर अविश्वास, घृणा, शक्ति की राजनीति, शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मान्य सिद्धांतों के चलते संघर्ष की अनिवार्यता, इस सब के चलते दोनों ही शक्तियों में मतभेद पैदा होने लगे। और ये मतभेद न केवल कूटनीतिक स्तर पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और अनेक अवसरों पर जहाँ भी संभव हुआ सैनिक मोर्चे पर, कभी प्रत्यक्ष रूप से और बहुत बार अप्रत्यक्ष रूप से लड़े गए। एक तरह से जो ये दौर था सशस्त्र शांति का दौर था। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ अधिक से अधिक शस्त्रों को, आर्म्स को इकट्ठा करती जा रही थी। अधिक से अधिक दोनों ही महाशक्तियां अधिकतम देशों को अपने गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रही थी। दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने सैनिक गठबंधन बना लिए गए थे। अमेरिका के द्वारा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और USSR के द्वारा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रसिया के द्वारा जो सैनिक गठबंधन बनाया गया उसका नाम था वार्सा। इसको संक्षिप्त में कई बार वार्टो भी कहते हैं। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही सैन्य गठबंधन थे। एक सैन्य गठबंधन साम्यवादी शक्तियों का था, दूसरा पूंजीवादी शक्तियों का था। एक तरह से शीत युद्ध, आप उसको सशस्त्र शांति का युग कह सकते हो, जो कभी भी एक मामूली सी चिंगारी से एक सशस्त्र युद्ध में बदल सकता था। आप इसे वार इन नर्व्स, मस्तिष्क का युद्ध भी कह सकते हो। एक तरफ जिसमें दो विरोधी जो शक्तियां थी, एक उसमें उदारवादी पूंजीवादी लोकतांत्रिक शक्तियां अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरी तरफ सर्वाधिकारवादी साम्यवादी शक्तियां जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर साम्यवादी शासन प्रणाली को सर्वोच्च मानती थी और अपना आदर्श मानती थी और पूरी दुनिया में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापित करने का एक सपना देखती थी। उन दोनों ही विचारधाराओं के बीच, दोनों ही महाशक्तियों के बीच
एक तरह से सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। ये एक तरह से वैचारिक, जो विभिन्न वैचारिक प्रणालियों के बीच में भी संघर्ष था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विद्वान हंस जे मार्गेंथु के अनुसार वास्तव में जो शीत युद्ध है, पुरानी शक्ति संतुलन की जो राजनीति थी उसी का नवीनीकरण था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार विभिन्न महाशक्तियों के बीच जो स्ट्रगल है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रूपी जो गेम है उसका एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दो महाशक्तियां हैं वो एक तरह से प्लेयर हैं गेम थ्योरी के अनुसार, और दोनों ही महाशक्तियां गेम के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। यानी संघर्ष की अनिवार्यता, स्ट्रगल होना अनिवार्य है। और इसी के चलते दोनों ही महाशक्तियों के बीच मतभेद पैदा हुए। सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए जो हिटलर और जर्मनी के, ब्रिटेन के अवसान के बाद जो शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, उसका स्थान बढ़ने के लिए दोनों महाशक्तियां आगे आई, यूएसए और यूएसएसआर। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया की दो जो महाशक्तियां थी उसमें जर्मनी और प्रमुख रूप से दूसरी यूनाइटेड किंगडम, दोनों ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद महाशक्तियां नहीं रही। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर महाशक्तियों का होना और उनके बीच स्ट्रगल होना, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये शक्ति संतुलन की राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है और इसकी अनिवार्यता आवश्यक है। अनिवार्यता, संघर्ष की अनिवार्यता जरूरी है। एक तरह से शीत युद्ध दो विभिन्न महाशक्तियों के बीच आइडियोलॉजिकल हेटर्ड, पॉलिटिकली डिस्ट्रस्ट, डिप्लोमेटिक मैन्योवरिंग, मिलिट्री कंपटीशन, एस्पियोनेज, साइकोलॉजिकल वारफेयर, इन सब का मिला जुला रूप था। दोनों ही महाशक्तियों के बीच युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियां थी। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रचार युद्ध में शामिल थी। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे की अपनी शासन प्रणाली को श्रेष्ठ ठहराने का प्रयास कर रही थी और विरोधी शासन प्रणाली को निम्न स्तर का ठहराने का प्रयास कर रही थी। इसे आप उष्ण शांति कह सकते हो, हॉट पीस कह सकते हो, जो न तो युद्ध और न ही शांति की हालात थी। कोई एक छोटी सी चिंगारी कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में बदल सकती थी। दोनों ही महाशक्तियों को एक दूसरे से शिकायतें रही थी। तो युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध काल की जो दो महाशक्तियां परस्पर जो सहयोगी थी, एक दूसरे के साथ सहयोग करने का कार्य कर रही थी, वो क्यों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई, उसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे। यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ में जो युद्धकालीन मित्रता थी वो वास्तव में विचारधारा की मित्रता या परस्पर विश्वास की मित्रता या एक दूसरे के सच्चे सहयोगी होने की मित्रता नहीं, बल्कि जर्मनी के शासक तानाशाह हिटलर और जापान के खिलाफ एक साझे शत्रु के खिलाफ कार्यवाही, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए आपस में सहयोग, एक साझे शत्रु के खिलाफ कार्यवाही में आपसी में सहयोग से ज़्यादा कुछ नहीं थी। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। प्रमुख रूप से सोवियत संघ और अमेरिका की जो शत्रुता थी उसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, जिसे पश्चिमी देशों ने पसंद नहीं किया। पश्चिमी देश साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए प्रमुख रूप से खतरा मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिकॉग्निशन, मान्यता एक मान्य सिद्धांत होता है। डिफेक्टो लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने
इस सब के बावजूद 1924 तक सोवियत संघ को मान्यता नहीं दी। वो डी ज्यूरे यानी पूर्व की जो जार की जो शासक है सरकार थी उसी को मान्यता देते रहे। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 1933 में जाके रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की। पश्चिमी देश जर्मनी के तानाशाह डिक्टेटर हिटलर से भी ज़्यादा रूस को बड़ा खतरा मानते थे, सोवियत संघ को बड़ा खतरा मानते थे। सोवियत संघ को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ही वो हिटलर को बढ़ावा देते रहे, उसके प्रति तुष्टीकरण की नीतियों पर चलते रहे। उन्हें लगता था कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी न केवल सोवियत संघ से निपटने में सक्षम है, बल्कि उसका इस्तेमाल सोवियत साम्यवादी शासन प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। इसलिए हर अनैतिक मांग जो हिटलर के द्वारा की जा रही थी उसे पूरा किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को सैन्य कृत करने पर रोक लगा दी गई थी, उसको युद्ध का मुआवजा देना था, इन सब से छूट दे दी गई। जर्मनी को मिलिट्री पावर बनने दिया गया। एक तरह से इस सब का इनडायरेक्टली जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ को बैलेंस करना था, क्योंकि पश्चिमी शक्तियों को अपने भविष्य के लिए खतरा एक तानाशाही शासन प्रणाली से नहीं, साम्यवादी शासन प्रणाली से ज़्यादा लगता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोवियत शासन प्रणाली और अमेरिकी शासन प्रणाली के बीच जो मतभेद थे उसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे। कोल्ड वार के पीछे ऐतिहासिक कारण थे। शीत युद्ध सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न होने वाली या उसके बाद उत्पन्न होने वाले अविश्वास के परिणाम स्वरूप ही नहीं, बल्कि उसकी जड़ों को हम पीछे इतिहास में खोज सकते हैं। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे दूसरा जो प्रमुख कारण माना जाता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से ये बार बार आग्रह किया कि जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोला जाए, क्योंकि जर्मन सैनिक, जर्मनी की जो नाजीवादी सेनाएं थी वो सोवियत संघ को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। स्टालिन के लिए जर्मन सेनाओं से, नाजीवादी सेनाओं से अपनी रक्षा करना काफी मुश्किल होता जा रहा था। लाखों की संख्या में साम्यवादी सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टालिन की इस मांग को लंबे समय तक अनदेखा किया, उसकी इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और स्टालिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी शक्तियां जानबूझकर सोवियत संघ को नाजीवादी सेनाओं के हाथों पिटवाना चाहती हैं, उसके हाथों हरवाना चाहती हैं। इसलिए स्टालिन के मन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति संशय पैदा होना स्वाभाविक था। इसके साथ साथ जापान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका और पश्चिमी सेनाएं साइबेरिया में अपने सैनिक अड्डे और सैनिक सहयोग की मांग कर रही थी, और सोवियत संघ से अपेक्षा कर रही थी कि सोवियत संघ जापान के खिलाफ युद्ध में मोर्चा खोल दे, जबकि सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया, एक लंबे समय तक ऐसा नहीं किया। शीत युद्ध की उत्पत्ति का तीसरा प्रमुख कारण था युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। युद्ध के बाद के उद्देश्यों में भी दोनों ही महाशक्तियों के बीच में अंतर था। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोपियन देशों में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। वो चाहता था कि पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना हो, और इन देशों की जो सरकारें हैं वो सोवियत संघ के प्रभाव में साम्यवादी दल की होनी चाहिए,
जो भविष्य में उसके सहयोगी बन सकें और भविष्य में उसके जो साम्यवाद का जो प्रसार करने की योजना है उसमें उसकी सहायक हो सके। इसके साथ साथ सोवियत संघ की रक्षा की जा सके जर्मनी और अन्य दूसरे देशों से। लेकिन पश्चिमी साम्यवादी देश ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना हो। उसके स्थान पर वो चाहते थे कि वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करवा के लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हों। तो युद्धकालीन और युद्ध के बाद के उद्देश्यों में भी दोनों ही महाशक्तियों में अंतर था। अगला जो शीत युद्ध की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण था, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ के नेता स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मध्य याल्टा में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने यह फैसला किया कि पोलैंड में यूएसएसआर द्वारा समर्थित लुबनिन सरकार और यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा समर्थित लंदन शासन के स्थान पर पोलैंड में स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करवा के इलेक्शन के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाएगी। उसके स्थान पर लेकिन इसकी बजाय यूएसएसआर ने पोलैंड की लुबनिन सरकार को संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। जब पोलैंड में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश सरकार के जो पर्यवेक्षक थे, ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने वहाँ पर घुसने का प्रयास किया, वहाँ जाने का प्रयास किया, तो यूएसएसआर समर्थित और हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर के द्वारा स्पॉन्सर्ड लुबनिन सरकार ने उनको वहाँ पर नहीं घुसने दिया। इसके अतिरिक्त हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी गई। ये एक तरह से याल्टा सम्मेलन का उल्लंघन था। इसे पश्चिमी शक्तियों के मन में असंतोष और यूएसएसआर के प्रति संदेह होना स्वाभाविक था। उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि सोवियत संघ संपूर्ण यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता है और लोकतांत्रिक सरकारों का भविष्य खतरे में है। मंचूरिया में भी चीन में जब जापानी सेनाएं दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद वापस खदेड़ दी गई थी, तो साम्यवादी सेनाओं ने, यूएसएसआर की सेनाओं ने साम्यवादी जो चीन की माओ जेडंग के नेतृत्व में जो साम्यवादी सेनाएं थी, न केवल उनको आगे बढ़ने में सहयोग किया, बल्कि जापानी सेना द्वारा छोड़कर जो हथियार जापानी सेना छोड़कर गई थी, उन सब को साम्यवादी सेनाओं को सौंप दिया गया और राष्ट्रवादी कोमितांग की जो सेनाएं थी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक तरह से परोक्ष रूप से साम्यवादी सेनाओं का समर्थन किया गया और चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसका समर्थन किया गया और अंततः साम्यवादी शासन प्रणाली की चीन में स्थापना भी हो गई। इसमें प्रमुख रूप से सोवियत संघ का समर्थन था। अमेरिका वहाँ पर कोमितांग की राष्ट्रवादी सरकार को बनाए रखना चाहता था, जिसके चलते कोमितांग की जो सरकार है, राष्ट्रवादी जो सरकार थी, उसको भागकर फार्मोसा, जिसे आजकल ताइवान कहते हैं, वहाँ पर जाना पड़ा और वहीं से जो राष्ट्रवादी सरकार संचालित हुई। एक लंबे समय तक अमेरिका ने राष्ट्रवादी पार्टी की जो सरकार थी चीन की मुख्य भूमि से बाहर, उसी को चीन की सरकार माना और साम्यवादी पार्टी की सरकार को मान्यता भी नहीं दी, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवादी पार्टी की सरकार को मान्यता दे दी। पश्चिमी शक्तियों ने इसे साम्यवादी प्रचार प्रसार का एक अंग माना और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उसको समझा। अब पश्चिमी शक्तियों के लिए साम्यवाद से अपनी सुरक्षा करने के उपायों पर विचार करना उनके लिए स्वाभाविक हो गया था। अगला साम्यवादी सरकार के साथ पश्चिमी शक्तियों के संघर्ष का
या परस्पर आप ये कहें कि परस्पर अविश्वास पैदा होने का, या आप ये कहें कि शीत युद्ध शुरू होने का अगला जो प्रमुख कारण था वो था सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ 1944 में। चर्चिल, स्टॉलिन और रूजवेल्ट के बीच कि उसमें स्वीकार किया गया दोनों ही महाशक्तियों ने कि बुल्गारिया, रोमानिया पर रूसी प्रभाव रहेगा, वहाँ पर रूस समर्थक सरकार स्थापित की जा सकती है। यूनान में ब्रिटेन के प्रभाव को स्वीकार किया गया। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों ही पक्षों का बराबर का प्रभाव रहेगा। लेकिन साम्यवादी यूएसएसआर ने इस समझौते का उल्लंघन किया। न केवल बुल्गारिया, रोमानिया में, बल्कि हंगरी और यूगोस्लाविया में भी साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना कर दी गई। यूनान में भी इसी तरह के प्रयास शुरू हुए, जिसके चलते मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के द्वारा यूरोपियन महाशक्तियों को, यूरोपियन देशों को साम्यवाद के प्रभाव से बचाने के प्रयास शुरू हुए। एक तरह से ये शीत युद्ध के खिलाफ, शीत युद्ध को नियंत्रित करने के लिए, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए, सोवियत रूस को नियंत्रित करने के लिए यूएसए के द्वारा आर्थिक प्रयास की शुरुआत माना जाता है। शीत युद्ध के कारणों में अगला जो प्रमुख कारण है ईरान में सोवियत संघ का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तरह से अमेरिका और यूएसएसआर में और ब्रिटेन में इस बात पर सहमति थी कि युद्ध उपरांत ईरान को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन उत्तरी ईरान जिस पर सोवियत संघ की सेनाओं का नियंत्रण था, उसने खाली करने से इनकार कर दिया, जबकि दक्षिणी ईरान से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके की सेनाएं हटा दी गई, उसको खाली कर दिया गया। पश्चिमी देशों ने इसकी मांग की, उसका यूएसएसआर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में अमेरिका इस विषय को यूएन में लेकर गया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रयास के बाद, एक प्रस्ताव के बाद, एक रेजोल्यूशन के बाद, एक इंटरवेंशन के बाद ही जाके यूएसएसआर ने उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं हटाई, वरना अपनी सेनाओं को किसी भी कीमत पर यूएसएसआर वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं था। यूनान में यूएसएसआर का इंटरवेंशन, यहां तक कि यूएसएसआर ने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया ने यूनान में भी इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया। 1944 में ग्रीस, यूनान में एक छापामार साम्यवादी दस्ता गठित हुआ, जिसने वहां की सरकार के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू किया। एक तरह से जो साम्यवादी जो दस्ते थे, उनके पीछे सोवियत संघ का हाथ था। वो साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे, सशस्त्र युद्ध के द्वारा, गवर्नमेंट बाय द बुलेट आप इसको कह सकते हो, बंदूक के बल पर। जैसा कि चीन के चेयरमैन माओ कहते हैं, पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जो साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना है वो छापामार प्रणाली से, युद्ध के द्वारा, स्ट्रगल से गठित की जाएगी, वरना पूंजीपतिवादी जो शक्तियां हैं लोकतांत्रिक ढंग से साम्यवादी शासन प्रणाली को स्थापना नहीं होने देंगी। इसके चलते अमेरिका को ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से पूर्व पश्चिमी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण और युद्ध काल में उनको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए, ताकि उनको साम्यवादी प्रभाव से बचाया जा सके, ताकि यूएसएसआर के प्रभाव में जाने से उनको रोका जा सके, उनकी मदद करने की एक व्यापक योजना अमेरिका को शुरू करनी पड़ी, जिसे मार्शल प्लान और ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। अगला जो शीत युद्ध की शुरुआत होने का प्रमुख जो दूसरा कारण था, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। इसके साथ साथ यूएसएसआर ने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया ने टर्की के जो बॉस्फोरस नामक
सी कोस्ट है उसके ऊपर एक नौसैनिक अड्डा, नौसैनिक बेस, एक नेवल बेस के लिए जगह दिए जाने की मांग की और इसके लिए तुर्की के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया गया कि यूएसएसआर की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए तुर्की के वास्पोर्स में एक सोवियत सेनाओं के लिए एक नेवल बेस का होना आवश्यक है और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। लेकिन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में देखते थे, जिसके चलते यूएसए ने यूएसएसआर को चेतावनी दी कि किसी भी रूप में अगर तुर्की के ऊपर आक्रमण किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद ही यूएसएसआर की जो कार्यवाही है उसको रोका गया। एक तरह से ये प्रत्यक्ष रूप से आप ये कह सकते हो कि ये शीत युद्ध के, एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत में ही गर्म युद्ध का भी इसमें शुरू हो जाने का खतरा था। अगला परस्पर पर अविश्वास का प्रमुख कारण था अणु बम का आविष्कार। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो साइंटिफिक विंग है, मिलिट्री विंग है, वो एक लंबे समय तक एक विशेष बम, अणु बम, एटम बम के ऊपर काम कर रहा था और उसको लेबोरेटरीज में और वास्तविक परीक्षण में उनको सफलता भी मिल चुकी थी। परमाणु बम के रहस्य के बारे में अमेरिका ने, यूएसए ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बता दिया, उसको इन्फॉर्म किया गया शीत युद्ध के दौरान अपने एक प्रमुख सहयोगी, दूसरे प्रमुख सहयोगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन यूएसएसआर को परमाणु बम के बारे में, विषय में बिल्कुल भी अमेरिका के द्वारा नहीं बताया गया। जब तक अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया तब तक सोवियत संघ इस बारे पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। उसके इस्तेमाल से पूर्व भी उससे कोई सलाह नहीं की गई। इसे सोवियत नेता स्टालिन ने एक प्रमुख रूप से विश्वासघात माना और अमेरिका से यह आग्रह किया कि उसे परमाणु बम के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके रहस्य के बारे में उसे बताया जाए, जिसे अमेरिका ने इनकार कर दिया। इससे भी दोनों देशों के जो मतभेद हैं और भी ज़्यादा गहरा गए। सोवियत संघ को ये विश्वास हो गया कि भविष्य में अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल सोवियत संघ के खिलाफ कर सकता है। साम्यवादी शासन प्रणाली को भविष्य में जो आगे जो प्रमुख खतरा है वो जर्मनी या कोई अन्य देश नहीं बल्कि अमेरिका है। इसलिए सोवियत संघ शीघ्र ही परमाणु बम बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत यूएसएसआर ने झोंक दी और शीघ्र ही वो इस कार्य में सफल भी हो गए। एक तरह से दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न बन गई। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। सोवियत संघ ने इन सब परिस्थितियों में अमेरिका के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू किया। सोवियत समाचार पत्र और दूसरे माध्यमों से यह घोषित एक तरह से किया गया कि पश्चिमी देश साम्यवादी शासन प्रणाली के लिए प्रमुख रूप से खतरा है और साम्यवादी शासन प्रणाली को समाप्त, जो पूंजीवादी देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनसे साम्यवादी शासन प्रणाली, मजदूरों की सरकार, लेबर क्लास की सरकार हजम नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रही है। इसी समय यूएसए में भी साम्यवादी गतिविधियां देखी गई। 1945 में स्ट्रेटेजिक सर्विस के ऑफिसर्स को गुप्त दस्तावेजों से, जो इनके गुप्त दस्तावेज थे, साम्यवादी नियंत्रण में चलने वाले एक समाचार पत्र जो अमेरिका से प्रकाशित होता था, अमरेशिया, उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। अमेरिका को ये विश्वास हो गया कि अमरेशिया अमेरिका में, यूएसए में साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है और अमेरिका की जो गुप्तचर शाखा है
जो मिलिट्री है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा है, जिसे यूएसए ने उसके बाद से जो सोवियत प्रकाशंस थे, सोवियत सरकार की गतिविधियां थी, सोवियत एम्बेसीज थी अमेरिका में, उनके ऊपर निगाह रखना शुरू कर दिया। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ साम्यवादी शासन से संबंधित थी, साम्यवादी पार्टी से रिलेटेड थी, उन सब को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ एक तरह से प्रचार युद्ध शुरू हो गया। एक तरह से दोनों ही महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार युद्ध शुरू कर दिया। इसी समय कनाडा की रॉयल कमीशन ने, कनेडियन रॉयल सर्विस कमीशन के अधिकारियों ने अपनी जांच में ये पाया कि जो कनाडा की जो साम्यवादी पार्टी है वो वास्तव में यूएसएसआर की एक आर्म्स है, भुजा है, यूएसएसआर की एक एजेंट के रूप में कार्य करती है। एक तरह से यूएसएसआर ने कनाडा में अपनी एक सहयोगी पार्टी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन इकाई को गठित किया है और सोवियत मदद से वो संचालित होती है और उनका जो अल्टीमेट एम है वो कनाडा में, अमेरिका में, इस क्षेत्र में साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना करना है। इससे पश्चिमी देश अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ और भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए और उनकी जो कार्यवाही थी वो यूएसएसआर के खिलाफ और भी सख्त होती चली गई। इससे उनके खिलाफ प्रचार अभियान को और भी ज़्यादा बल मिला। इसी समय लैंड लीज सहायता के द्वारा अमेरिका सोवियत संघ को मदद करता था, उसको भी बंद कर दिया गया। इसी समय 18 अगस्त 1945 को बर्नेज जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लेनिन जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक बयान जारी किया। तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर तानाशाही का एक नया स्वरूप स्थापित हो गया है, जिसे स्थापित लोकतंत्र और ईसाई सभ्यता को के सामने एक प्रमुख खतरा पैदा हो गया है। आज हमें नाजीवादी शक्तियों से खतरा नहीं है, साम्यवादी शक्तियों से है। इसी समय युद्धकालीन नेता चर्चिल ने एक भाषण दिया। बाल्टिक से स्टेटिन, एड्रियाटिक से ट्रिस्टे तक महाद्वीप में एक लो आवरण छा गया है, जिसमें सभी प्रसिद्ध नगर सोवियत और साम्यवादी नियंत्रण में है। इसने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और ईसाई सभ्यता के लिए खतरा पैदा कर दिया है। युद्धकालीन नेता के इस भाषण ने एक तरह से आग में घी डालने का कार्य किया। इसी के साथ शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद दोनों ही महाशक्तियों ने साम दाम दंड भेद, हर वो माध्यम, हर वो तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया गया। एक दूसरे के खिलाफ डिप्लोमेटिक वारफेयर शुरू कर दिया गया। एक दूसरे के खिलाफ प्रसार युद्ध शुरू कर दिया गया। दोनों ही महाशक्तियों ने एक से बढ़कर एक सैनिक गठबंधन बनाए गए। नए सहयोगियों की खोज शुरू की गई, नए सहयोगी बनाए गए। पूरी दुनिया को एक तरह से शीत युद्ध के प्लेटफार्म में, शीत युद्ध के अखाड़े में बदल दिया गया। दोनों ही महाशक्तियां एक से बढ़कर एक हथियार इकट्ठा करने में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ही महाशक्तियां परमाणु शक्ति संपन्न बन गई। दोनों ही महाशक्तियों ने आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली। परमाणु बम के बाद हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लिया गया, न्यूट्रॉन बम्स का आविष्कार किया गया। उसके बाद अगले कदम के रूप में स्टार वार कार्यक्रम शुरू किया गया। या संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि दोनों ही महाशक्तियों ने एक ही दूसरे के खिलाफ इतने ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर लिए, इतने ज़्यादा भारी मात्रा में परमाणु बम और दूसरे बम इकट्ठे कर लिए गए कि पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म किया जा सके। अगर इस तरह की परिस्थितियों में अगर वास्तविक युद्ध कभी हो भी जाता
तो जो बचने वाले थे दुनिया में, कभी पहाड़ों में, कहीं कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले लोग होते, जिन्होंने परमाणु बम या एटम बम के बारे में, हवाई जहाज़ के बारे में, मिसाइल्स के बारे में सुना तो, लेकिन उनको बनाना या चलाना नहीं जानते। हो सकता है कि इन महाशक्तियों के बीच कभी युद्ध होता तो तीर कमान से होता। तो शीत युद्ध वास्तव में पूरी महाशक्ति, न केवल दोनों महाशक्तियों, बाकी अन्य देशों और पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया। थैंक यू।